let's revise it. That is female infertility में ovarian cause है 20 to 40%, most common है. Second is tubal causes, and endocrine cause में is submucous fibroid. एंडोमेट्रियल पॉलिप है, एशरमैन सिंड्रोम है, दिस सर्वाइकल एंड अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज में एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज होता है, एंड ओवेरियन माल्फॉर्मेशन है दैट इज सेपरेट यूट्रस होता है. WHO क्लासिफिकेशन ऑफ ओवेरियन कॉजेज में डिक्रीज एफिशिएंट एंड दोनों में हो गया तो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म दैट इज कैल्विन सिंड्रोम. कि अगर दोनों नॉर्मल है तो भी नॉर्मोगोनाडोट्रोपिक नॉर्मोगोनाडिज्म दैट इज PCOS एंड ओवुलेशन. एंड अगर सिर्फ ईस्ट्रोजन डिक्रीज हुआ है एंड एफिशिएंट इंक्रीज है देन हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में, विच इज द प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में होता है या फिर प्रीमैच्योर मेनोपॉज. So hyperprolactinemia is not classified, it is in separate cause and applied as is a couple with a history of infertility. तो मेल एंड फीमेल में सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स एंड सीरम TSH लेवल्स जो है वो देखना है. तो क्लास 1 इस कैल्विन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में जो है वो पॉजिटिव जी मैरिज होंगे. क्लास 2 में जो है एनोवुलेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओवेरियन इनफर्टिलिटी एंड इट इज अ मोस्ट इजीली ट्रीटेबल फॉर्म ऑफ इनफर्टिलिटी. देन देयर इज एनोवुलेटरी साइकिल्स जिसमें कि इरेगुलर साइकिल्स है ड्यू टू ईस्ट्रोजन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग पेनलेस होता है, एंड देन देयर इज हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. फिर उसके बाद टेस्ट फॉर एनोवुलेशन में बेस्ड ऑन हिस्ट्री में रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट में रेगुलर साइकिल्स है, डिस्मेनोरिया है, मिट्सल्स केम्बक सिंड्रोम है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है. बेस्ड ऑन प्रोजेस्टेरॉन इट इज़ डन ऑन डे 21 ऑफ द साइकिल. तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है या फिर 1 वीक आफ्टर बिफोर द मेंस्ट्रुएशन. देन बेसिक बॉडी टेम्परेचर है PBT. तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन थर्मोजेन इंक्रीज बेसिक बॉडी टेम्परेचर बाय 0.5 to 0.8 डिग्री सेल्सियस. बाय फिजिक टेम्परेचर चार्ट है मतलब ओवुलेशन हैज़ हैपेंड. तो ओवुलेशन जब होता है तब क्या होता है, इज इंक्रीज बेसिक बॉडी टेम्परेचर बाय 0.5 to 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट. इस सर्वाइकल म्यूकस स्टडीज़ में जो है एनोवुलेटरी साइकिल में ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट होता है तो उसमें प्रोफ्यूज वाटरी एंड इलास्टिक म्यूकस प्रेजेंट होगा. स्पिन टारगेट फिनोमिना है दैट इज स्ट्रेचेबिलिटी प्रेजेंट होती है एंड फॉर्म लाइक अपीयरेंस होता है अंडर द माइक्रोस्कोप. एनोवुलेटरी साइकिल्स है. एंड इफ ओव्यूलेटरी साइकिल्स है तो उसमें जो है वो प्रोजेस्टेरॉन प्रीडोमिनेंट होता है तो उसमें थिक स्कैंटी विस्कस म्यूकस होता है, कैन नॉट बी स्ट्रेच एंड फॉलिंग जो है एब्सेंट होता है. तो उसमें ओव्यूलेटरी साइकिल से या एनोवुलेटरी साइकिल से पता चल जाएगा. दैट इज एनोवुलेटरी साइकिल है तो ईस्ट्रोजन जो है प्रीडोमिनेंट होगा तो उसमें स्ट्रेचेबिलिटी प्रेजेंट होती है, फिर फॉर्म लाइक अपीयरेंस होता है, प्रोफ्यूज इलास्टिक एंड वाटरी म्यूकस प्रेजेंट होता है. तो उसके बाद वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स है. तो इसमें जो है द स्पेसिमेन इज टेकन फ्रॉम द लैटरल वॉल ऑफ वेजाइना. तो ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट है तो बेसिकली इयोसिनोफिलिक सुपरफिशियल सेल मतलब एनोवुलेशन ओवुलेशन जो है वो एब्सेंट है. तो इंटरमीडिएट सेल में जो है वो प्रोजेस्टेरॉन प्रीडोमिनेंस है, बेसिकली इंटरमीडिएट सेल प्रेजेंट होता है मतलब ओवुलेशन इज प्रेजेंट एंड नो हार्मोनल प्रीडोमिनेंस है. तो पैराबेसिल सेल्स है दैट इज ब्लड मार्जिन इज बिग न्यूक्लियस. तो उसके बाद एक मैचुरेशन इंडेक्स आता है दैट इज काउंटिंग ऑफ 100 सेल्स. तो A, B या फिर C का नंबर ऑफ पैराबेसिल सेल्स आपण त्यांना जपून ठेवायचं चालू. ठीक है. तो ABC में नंबर ऑफ पैराबेसिल सेल्स है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट सेल्स और सुपरफिशियल सेल्स. तो मैचुरेशन इंडेक्स अगर ओवुलेशन हुआ है दैन इट इज़ 0:10:90 दैट इज 0 पैराबेसिल सेल्स और 10 इंटरमीडिएट सेल्स एंड 90 सुपरफिशियल सेल. तो B जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है एंड यहाँ पे C प्रीडोमिनेंट है. नॉन ओवुलेशन में 0:10. फिर उसके बाद कैरियो पिक्नोटिक इंडेक्स है दैट इज सुपरफिशियल सेल्स डिवाइडेड बाय इंटरमीडिएट सेल्स एंड पैराबेसिल सेल्स. तो कैरियो पिक्नोटिक इंडेक्स तो मैक्सिमम इट इज ड्यूरिंग ओवुलेशन एंड इट डिपेंड्स ऑन द ईस्ट्रोजन लेवल्स. उसके बाद एंडोमेट्रियल बायोप्सी इट इज डन ऑन डे 26 ऑफ साइकिल्स इन द प्री मेंस्ट्रुअल फेज में होता है. तो डे 26 में एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो है वो कर सकता है प्री मेंस्ट्रुअल फेज में. तो सिंगल ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट है ड्यू टू ईस्ट्रोजन तो ओवुलेशन एब्सेंट है. देखो एनोवुलेटरी साइकिल्स है तो ईस्ट्रोजन जो है वो प्रीडोमिनेंट होगा एंड अगर ओवुलेटरी साइकिल्स है तो फिर प्रोजेस्टेरॉन प्रीडोमिनेंट होगा. तो अगर यहाँ पे कॉक्सक्रू या फिर सॉटूथ ग्लैंड्स है विच इज फिल्ड विद सिक्रेशंस एंड देन इट इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन तो ओवुलेशन जो है वो प्रेजेंट है. फिर ल्यूचल फेज डिफेक्ट में जो है डिफरेंस ऑफ मोर देन 2 days बिटवीन हिस्ट्री एंड बायोप्सी तो उसकी वजह से डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा. दिस इंक्रीज चांसेस ऑफ अबॉर्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट इज नॉट डन सोलली टू टेस्ट ओवुलेशन. फिर AMH लेवल्स हैं एंड देन इंटरफेरेंस. तो एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल्स इट इज मुलेरियन हार्मोन लेवल्स. तो 1 to 3 है तो फिर नॉर्मल हो जाएगा. लेस देन 1 है तो बॉर्डर लाइन रिजर्व. लेस देन 0.5 है तो पुअर रिजर्व है दैट इज प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी.
एंड मोर देन अगर 3 है तो हाई है, दैट इज PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फिर अदर टेस्ट में क्लोमिफेन सिट्रेट चैलेंज टेस्ट है विच इज ऑब्सोल्यूट है। तो लेवल ऑफ FSH लेना है ऑन डे 3 ऑफ द साइकिल। अगर FSH नॉर्मल है तो नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व, एंड अगर इंक्रीज हो गया है FSH देन डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व। फिर क्लोमिफेन सिट्रेट बिटवीन डे यहाँ पे 3 पे देगा ना, डे 5 टू डे 9 के बीच में जो है डिक्रीज ईस्ट्रोजन के जैसे इंक्रीज FSH है, देन देयर आर मल्टीपल फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, फॉलिकल्स रिलीज एंड फॉलिकल्स आर रेगुलेटेड। फिर लेवल्स ऑफ FSH ऑन डे 10 में जो है अगर नॉर्मल है देन देयर इज नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व, एंड अगर इंक्रीज हो गया है FSH तो डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व। तो व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज FSH देयर इज डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व हो जाएगा। एंड देन टेस्ट व्हिच इज नॉट डन फॉर ओवेरियन रिजर्व इज सीरम प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्ट फॉर ओवुलेशन, एंड सीरम एस्ट्राडायोल लेवल में निकलते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर इनफर्टिलिटी इन कपल्स में सीमन एनालिसिस है, टेस्ट फॉर ओवुलेशन में सीरम प्रोजेस्टेरॉन है एंड HCG है। इंडिकेशंस फीमेल मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी है, हिस्ट्री ऑफ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। फिर मैनेजमेंट में जो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर IVF विद डोनर एग्स अगर मिल जाता है तो। देन फीमेल इनफर्टिलिटी पार्ट 2 में देयर इज ठीक। तो ट्यूबल कॉजेस में PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हो सकता है, सैल्फिंजाइटिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाएगा, दैट इज यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। फिर उसके बाद टेस्ट फॉर ट्यूबल पेटेंसी में जो है हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, रेडियो ओपन डाइज इंजेक्टेड इन द यूट्रस, तो सीरियल एक्सरे लेते हैं, देन असेसमेंट फॉर स्पिलेज। फिर टाइम ऑफ HST जो है वो डे 7 टू डे 10 ऑफ द साइकिल्स में होता है। देन ड्रॉबैक जो है वो एक्सटीरियर ऑफ द ट्यूब इज नॉट विजुअलाइज्ड और पेनफुल प्रोसीजर होता है, स्पैज़म ऑफ कॉर्नियल एंड्स ऑफ द ट्यूब एंड फॉल्स पॉजिटिव ट्यूबल ब्लॉकेज होता है। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन इन ऑल द कपल्स इज फीमेल्स में HST प्लस ओवुलेशन टेस्ट, एंड मेल में जो है वो स्पर्म एनालिसिस, ठीक है। एंड फीमेल मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज तो टेस्ट फॉर ओवेरियन रिजर्व देखना है। तो मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज है तो ओवेरियन रिजर्व क्या है वो चेक करना है। एंड बेसिक इन्वेस्टिगेशन सारे कपल्स में मेन में जो है वो सीमेन एनालिसिस है, फीमेल में SHT एंड ओवुलेशन टेस्ट है। फिर उसके बाद वेज लैप्रोस्कोपिक कीमो पर्ट्यूएशन है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, डाई इज मिथिलिन ब्लू और इंडिगो कार्माइन। प्रोसीजर में जो है लैप्रोस्कोप इज क्या ये क्या था इतना कंप्लीट करके आई एम गोइंग टू रीड दिस। तो लैप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्यूबेशन गोल्ड स्टैंडर्ड है, डाई इज मिथिलिन ब्लू एंड इंडिगो कार्माइन है। प्रोसीजर में जो है लैप्रोस्कोप इज इंसर्टेड एंड डाई इज पास टू कैनुला एंड स्पिलेज ऑफ डाई इज देन डायरेक्टली विजुअलाइज्ड। एडवांटेज क्या है कि एक्सटीरियर ऑफ द ट्यूब कैन बी विजुअलाइज एंड डाई लैप्रोस्कोपिक कीमोपर्ट्यूएशन। तो इसके बाद ट्यूबल ब्लॉक जो है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल हो सकता है। तो यूनिलैटरल में मैनेज लाइक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एंड क्लोमिफेन सिट्रेट प्रेजेंट इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। फिर उसके बाद बायलैटरल और हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में कंफर्मेशन बाय लैप्रोस्कोपिक कीमोपर्ट्यूएशन की बायलैटरल प्रॉक्सिमल या फिर कॉर्नियल ब्लॉक है या फिर बायलैटरल डिस्टल या फिर फेमोरल ब्लॉक है। तो बायलैटरल प्रॉक्सिमल या कॉर्नियल ब्लॉक जो है वो फिजियोलॉजिकल स्पैज़म में होता है, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट स्टेप इज हिस्टेरोस्कोपिक कैनुलेशन है, विच इज गाइडेड वायर इज पास बाय यूट्रस इन फैलोपियन ट्यूब अंडर हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेंस, एंड देन इज रिलीज ऑफ कॉर्नियल स्पैज़म होता है, डिसलॉज कर देता है म्यूकस प्लग, एंड देन लैप्रोस्कोपिक कीमोपर्ट्यूएशन है। एंड जेनाइटल TB में मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज है, मैनेजमेंट में IVF दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बायलैटरल फेमोरल ब्लॉक, तो उसमें ऑन लैप्रोस्कोपिक कीमोपर्ट्यूएशन कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस सबसे पहले करना है, देन असेसमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसीज कितना हुआ है कि माइल्ड है या फिर सीवियर है। अगर माइल्ड सीवियर है तो हाइड्रोसाल्पिंग्स IVF कर सकते हैं, देन फिम्ब्रियोप्लास्टी माइल्ड में कर सकते हैं, दैट इज स्मॉल निक्स इन द फिम्ब्रियल एंड, तो उससे ओपन हो जाता है फिम्ब्रिया। फिर नोट मैनेजमेंट ऑफ चॉइस इन ट्यूबल इनफर्टिलिटी इज IVF। अगर ट्यूबल इनफर्टिलिटी है तो मैनेजमेंट ऑफ चॉइसेस इंट्रा यूट्राइन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर हाइड्रोसाल्पिंग से आए कि देयर इज कलेक्शन ऑफ सीक्रेशंस हो जाता है इन द फैलोपियन ट्यूब, फ्लूइड जो है वो फीटोटॉक्सिक होता है, तो मैनेजमेंट में क्लिप इज अप्लाइड एट द प्रॉक्सिमल एंड या फिर सैल्पिंजेक्टोमी फॉलोड बाय IVF। तो इसके बाद मिड सेगमेंटल ब्लॉक में जो है देयर इज ब्लॉक इन द मिडल पार्ट या फिर इस्थिमस, तो साइट ऑफ ट्यूबल लाइगेशन जो है वो परमानेंट और इरिवर्सिबल मेथड है, नीडलिंग से रिकैनलाइजेशन कर सकते हैं, इट इज डन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। तो सक्सेस ऑफ रिवर्सल डिपेंड्स की एज लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस अगर इस्थिमिक है तो फिर इजीली हो सकता है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द ट्यूब आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन शुड बी मोर देन 4 सेंटीमीटर्स एंड टाइप ऑफ प्रोसीजर डन फॉर ट्यूबल लाइगेशन। हल्का क्लिप्स में ज़्यादा सक्सेस रेट होता है इन द रिवर्सल। द चांसेस ऑफ रिवर्सल इट डज नॉट डिपेंड अपॉन बिटवीन द इंटरवल बिटवीन ट्यूबल लाइगेशन एंड रिकैनलाइजेशन अनलाइक वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी जो है उसका रिवर्सल इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन द लाइगेशन एंड द रिकैनलाइजेशन और रिवर्सल, बट इन फीमेल्स दैट इज ट्यूबेक्टोमी में इट डज नॉट
नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ रिकैनलाइजेशन एंड द टाइम ऑफ लाइगेशन, उस पर डिपेंड नहीं करता कि यूट्राइन एंड सर्वाइकल कॉजेस में देर यूट्राइन कॉज है विच इज कॉजेस में देर फाइब्रॉइड है, मोस्ट कॉमनली सबम्यूकस फाइब्रॉइड एंड मायोमेक्टोमी है, देन देर इज एंडोमेट्रियल पॉलिप्स है, एशमैन सिंड्रोम है, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस ड्यू टू क्लैमिडिया, फिर उसके बाद डाई इथिल स्टिल्बेस्ट्रॉल एक्सपोजर इन यूट्रो है विच इज टी शेप या फिर हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। फिर नोट इज मुलेरियन मालफॉर्मेशन, इट लीड्स टू रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, मोस्ट कॉमन है नॉट इनफर्टिलिटी, एंड देन सेपरेट यूट्रस इट मे लीड टू इनफर्टिलिटी। फिर इन्वेस्टिगेशन में यूएसजी एंड हिस्टोस्कोपी इज गोल्ड स्टैंडर्ड एंड कोइंसिडेंटल फाइंडिंग इज मुलेरियन मालफॉर्मेशन। फिर सर्वाइकल कॉजेज में सर्विसाइटिस है एंड सर्वाइकल स्टेनोसिस, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज है, तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इन फीमेल जो है स्पर्मिसाइडल अगर है तो फिर इनफर्टिलिटी हो जाएगा, एक ये इम्यूनोलॉजिकल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी उसको बोल सकते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन में पोस्ट कॉइटल जो है वो हनर टेस्ट है विच इज ऑब्सोल्यूट नाउ, तो वो डिटेक्ट करता है कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज है या नीड इज डन ऑन डे 12 टू डे 14 एंड सर्वाइकल स्मेल इज प्रिपेयर्ड विद इन 2 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स एंड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म से जो है वो नॉर्मल हो जाएगा एंड रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द स्पर्म से देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडी। फिर मैनेजमेंट में क्लोमिफेन सिट्रेट प्लस इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इज आल्सो द ट्रीटमेंट ऑफ unexplained infertility, clomiphene citrate plus IUI. Therefore, test for ASA is not done. What ASA? Cervical causes included into the cause of unexplained infertility. If clomiphene citrate, it is started any day from day 2 to day 5. Duration is 5 days का होता है, that is day 5 to day 9. And on day 10 there is follicular monitoring, which is follicle more than 17 mm. And inject करना है SHG ovulation trigger, and it is not absolutely necessary. तो 32 to 36 hours के बाद there is intrauterine insemination. फिर miscellaneous में there is hypoc, that is hystereo contrast sonography है, injection of contrast enhancing agent in the uterus, and lignosol 2% lignocaine jelly plus saline है, which is passed through the tubes visualized by USG, and Rubin's cannula होता है which is used for the Rubin's test or CO2 inflation test, absolute test for tubal patency. Advantages is OPD procedure है, less painful है, safe है and cost effective है. So this was all about female infertility. Now I'm gonna do male infertility today. At least video देख लेते हैं इसका and we'll call it a day. Bye bye.